ध्वस्त करता हो दुनिया की कोई ताकत, उसके मार्ग में बाधक नहीं बन सकती। तात्कालिक बाधाएं भली आती होंगी, लेकिन सामान्यतः कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और यह चीजें बार बार हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आज आपने देखा होगा, भले कितना भी कोई दुष्प्रचार क्यों न करे, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा, तमाम लोगों ने तमाम प्रकार के दुष्प्रचार का सहारा लिया था, लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ था, और अंततः तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और लगातार जिन मुद्दों के लिए, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया है, जिन संघर्षों के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, उसका लाभ पूरा देश नए भारत के रूप में आज ले रहा है। ये नया भारत किस रूप में है? याद करिए, पहचान का संकट था दुनिया में भारत के सामने। 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में 13-14 में भारत प्राप्त हुआ था। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, घोटाले पे घोटाले आते जा रहे थे, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, देश के खजाने पर लूट मची हुई थी। याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना बड़ा घोटाला हो गया था, सरकार मौन बनी रही, विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, केंद्र और राज्य सरकार आपस में ही लड़ रही थी, एक दूसरे को कोस रही थी, लेकिन महाकुंभ का आयोजन इस बार भी आपने देखा होगा, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में कैसे कार्य करती है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने। भूटान के राजा भी आए, 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के मंत्रीगण आए, 74 से अधिक देशों के राजदूत और एम्बेसडर आए, 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुआ। और जो गया अभिभूत होकर के वापस आया, वह जन्म और जीवन को धन्य धन्य किया है। ये होता है समन्वय, ये होता है डबल इंजन सरकार की ताकत, और यह होता है आस्था को अगर आप सम्मान देंगे तो आर्थिक का आधार कैसे बन सकता है, प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आपका गोरखपुर 2017 के पहले यह रामगढ़ ताल अराजकता का अड्डा था, बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी, व्यापारियों का अपहरण होता था, सड़कें बदहाल थी, बिजली के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे जूझना पड़ता था, इंसेफ्लाइटिस से गरीब का बच्चा मरता था, सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगती थी, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था। यही तो स्थिति थी प्रदेश की और गोरखपुर की। लेकिन आज 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। याद करिए, प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच प्राप्त है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में फ्री कनेक्शन मिले, उज्ज्वला योजना के फ्री कनेक्शन मिले, और होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पिछली सरकार हर जिले में एक माफिया पालती थी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर के गरीबों को चिकित्सा सुलभ हो यह उपलब्ध करवाने का काम किया है। आज विकास के लिए बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, ब्रिजेज, फ्लाईओवर युद्ध स्तर पर बन रहे हैं।
इस सरकार की मंशा और सरकार में गए हुए जनप्रतिनिधियों की मंशा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बनता है। और बहनों और भाइयों, उसी मंशा के साथ कि विकास के प्रति आम जनमानस आग्रही हो, हमारे पूर्वजों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे बड़ा अवसर नहीं होता है कि हम केवल उनका नाम स्मरण न करें, बल्कि जिस कार्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, जिन कार्यों के लिए उन्होंने जन्म जिया है, उन कार्यों से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बन जाए। और आज यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी ने, डॉक्टर विमलेश पासवान जी ने अपनी पूज्य मां श्रीमती सुभावती देवी जी के संरक्षण में इस कार्यक्रम को विकास की यात्रा के साथ जोड़ करके, वहाबी मातृशक्ति के विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, यहां पर उस प्रकार के एग्जीबिशन को साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के इस कार्यक्रम को, लखपति बनाने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम हुआ है, आने वाले समय में इसे करोड़पति दीदी बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं, याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। यह है सरकार की कार्यपद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस तिथि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था, 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। यह प्रधानमंत्री जी ने 2015 से, आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके। देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था। और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की इस अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी लोग अलग अलग जनपदों से यहां पर आए हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद महाराज जी। दरअसल ओम प्रकाश पासवान की श्रद्धांजलि समारोह में मौजूद थे और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया है। ओम प्रकाश पासवान का जब जिक्र करते हैं तो जाहिर तौर पर याद आता है कि किस तरह से उन्होंने समाज सेवा की, जिसके दम पर वो विधानसभा भी पहुंचे। 1984 का वो साल था जब पहली दफा वो विधानसभा पहुंचे और 25 तारीख